हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग पेपर 1 ईवीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का आज की इस एक क्लास में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मैंने इस क्लास को लगभग 15 से 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एनालिसिस करने के बाद कंप्लीटली प्रिपेयर की, तो ये क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक सीडीपी की मैराथन क्लास करा दी, उस पर कि आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो वो क्लास आप जरूर देख कीजिएगा अपने एग्जाम में। वहाँ से भी आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हिंदी पेडागोजी की भी आपकी मैराथन क्लास हो चुकी है, मैथ पेडागोजी की भी आपकी मैराथन क्लास हो चुकी है, ठीक है। अभी आपका सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी है और ईवीएस, ठीक है। तो ईवीएस का जो ये कंप्लीट क्लास है इसको आप जरूर देख लीजिएगा, और मुझे टाइम मिलता है तो मैं साइंस पेडागोजी प्लस साइंस कंटेंट की भी क्लास जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। देखिए, अगर हम नारियल की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, आपका केरल में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टेपियोका की बात करें तो टेपियोका क्या होता है, एक प्रकार की जड़ होती है, एक प्रकार की रूट होती है जो कि केरल के लोग खाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शकरकंदी होता है ना, सेम उसी टाइप का आपका क्या होता है, टेपियोका होता है ना, जो कि केरल के लोग क्या करते हैं, अपने आंगन में उगाते हैं और उसका जो है स्वादिष्ट भोजन बना करके खाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो टेपियोका और नारियल कहाँ पर उगाए जाते हैं, केरल में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर असम की, तो असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है कि बिहू फेस्टिवल यानी कि जो बिहू त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो आपका असम के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ के जो घर बने होते हैं वो थोड़े से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है ना, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ जब बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, है ना। तो यहाँ पर जो घर होते हैं ये थोड़े से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और ये जो घर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, ये बांस के बने होते हैं। हालांकि जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। आगे देखते हैं, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो बर्ड्स होती हैं ना, उसमें जो नर पक्षी होता है ना, वो क्या करता है, सुंदर सुंदर घोंसले डिज़ाइन करेगा। यहाँ पर जो मादा पक्षी होते हैं उसको जो भी घोंसला अच्छा लगता है उसमें जाकर के अंडे देती है। तो किस पक्षी की बात हो रही है, बया पक्षी की, बीवर के नाम से भी जिसको आप जानते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो नर पक्षी होता है सुंदर सुंदर घोंसले डिज़ाइन करता है, इसमें जो मादा पक्षी होती है उसको जो भी घोंसला पसंद आता है उसमें जा करके अंडे देती है। एक तरीके से ये अपना स्वयंवर रचाती है ना। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दर्जिन चिड़िया की, तो इसका नाम ये दर्जिन चिड़िया, ठीक है। दर्जी क्या करता है, कपड़ों को सिलता है। जो दर्जिन चिड़िया होती है क्या करती है, पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कलचिड़ी और शकरखोड़ा की, ठीक है, तो चलिए इनसे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी हम लोग यहाँ पर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर शकरखोड़ा यानी कि सूर्य पक्षी के नाम से भी जिसे जानते हैं, इसकी बात करें तो शकरखोड़ा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की टहनी पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, तो वो कौन सा होगा, शकरखोड़ा होगा, ठीक है। इसके घोंसले में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो बाल होते हैं, ठीक है, मकड़ी के जाले होते हैं, पतली टहनियाँ होती हैं, बारीक घास होती है, सूखे पत्ते होते हैं, रुई होती है, पेड़ की छाल होती है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ टुकड़े और कपड़ों के कुछ चीथड़े भी पाए जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए, दर्जन चिड़िया के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैले से बना लेती है और उसमें अंडे देती है। जो दर्जन चिड़िया होती है वो क्या करती है, पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा नर वीवर पक्षी, जहाँ से कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। इसमें क्या होता है, नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कलचिड़ी की, तो कलचिड़ी क्या करती है, पत्थरों के बीच, ठीक है, अपना घोंसला बनाती है। इसे इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, तो वो कौन सी होती है, कलचिड़ी, या फिर इंडियन रॉबिन के नाम से भी इसी को जानते हैं ना। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है, ठीक है। ये छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी जो चोंच होती है वो क्या होती है, अंदर से लाल होती है, ठीक है।
इसके अलावा बर्ड से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो चलिए उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जो पक्षी होते हैं आखिर वो अपना घोंसला बनाते क्यों हैं, है ना। तो पक्षी जो होते हैं वो केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है कि जो पक्षी होते हैं अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, तो अंडे देने के लिए ही वो अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, जब बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, ठीक है, और कुछ पक्षी आपके पानी में भी रहते हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा अगर आपके घर में गौरैया आती है या फिर कबूतर आते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें होती हैं वो क्या होती है, उनके सिर के ऊपर होती हैं, है ना, दोनों तरफ होती हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि जो पक्षियों की आंखें होती है वो कहाँ पर होती है, तो उनके सिर के ऊपर दोनों तरफ होती है ना। इसके अलावा पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो एक समय पक्षी क्या करता है, दो अलग अलग चीज़ों को, क्योंकि जो इनकी आंखें वो क्या होती है, सिर के ऊपर होती है ना, तो ये एक साथ क्या करते हैं, दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पक्षी होते हैं, है ना, जब वो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या उनके देखने का दायरा बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, तो बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, यानी कि जब पक्षी बिल्कुल सामने देखता है तो जो उसकी आंखें होती हैं वो क्या करती हैं, एक ही जगह पर सेंटर्ड होती हैं, यानी कि फोकस करती हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादातर पक्षियों के पंख उनके उड़ने में मदद करते हैं, है ना। इसके साथ साथ जो पक्षियों के पंख होते हैं उनको गर्माहट भी देते हैं, है ना, उनके नए पंख आते रहते हैं और झड़ते रहते हैं। तो कई बार आपके जो पक्षी होते हैं उनके पंख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। जो पक्षियों के पंख होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, है ना, तो उनके उड़ने में हेल्प करते हैं, उनको गर्माहट देते हैं, है ना। और जो उनके पंख होते हैं ये क्या होते हैं, मौसम के अनुसार झड़ते भी रहते हैं, है ना, यानी जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं, फिर नए पंख जो है उनके आ जाते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। देखा होगा जो जानवर होते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। अगर कुछ आसपास घटनाएं होने वाली है ऐसी, या फिर कुछ खतरा महसूस हो रहा है उनको, तो है ना, तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो जो इंफ्रासोनिक साउंड होती है, यानी कि जो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियाँ होती हैं उनको भी वो सुन पाते हैं, है ना। तो जो पक्षी होते हैं खतरों को भाप लेते हैं, तो इसलिए ये अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि अगर जो खतरा है वो ऊपर से उड़कर आने वाला है तो उसके लिए अलग तरीके की आवाज़ निकालेंगे, अगर वो ज़मीन पर है तो उसके लिए अलग तरीके की आवाज़ निकालेंगे, है ना। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो पक्षी होते हैं उनके कान होते हैं, है ना। अब देखिए जो कान होते हैं ये आपको दिखते नहीं, क्योंकि इनके पंखों से ढके होते हैं, इनके छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि इनको सुनने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बसंत गौरी, ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बसंत गौरी, है ना, बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि टुक टुक की आवाज़ निकालता है और पेड़ के तने में छेद बना करके रहता है, तो वो कौन सा पक्षी हो जाएगा, बसंत गौरी। ठीक है, अगर हम कट फोड़वा यानी कि वुड पेकर की बात करें तो ये भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है, बट ये टुक टुक की आवाज़ नहीं निकालता है। टुक टुक की आवाज़ कौन निकालती है, बसंत गौरी, है ना। तो दोनों में अंतर है। जो कट फोड़वा होता है ये पेड़ के तने में सिर्फ घोंसला बना करके रखता है, ठीक है, बट जो बसंत गौरी होती है टुक टुक की आवाज़ भी निकालती है और जो पेड़ के तने में घोंसला बना करके भी रहती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा सकर पक्षी, सूर्य पक्षी के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। जिन चिड़िया के बारे में भी आप लोगों को मैंने बता रखा था। ठीक है, अब चील, बाज और गिद्ध, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी से चीज़ों को देख सकता है। तो वो कौन से पक्षी होते हैं, चील, बाज और गिद्ध। वो कहते हैं ना कि चील जैसी नजर होनी चाहिए, गिद्ध जैसी, है ना। तो आपको 3 पक्षी याद रखने कि चील, बाज और गिद्ध क्या करते हैं, हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। ठीक है, चील की पूंछ खांचे वाली होती है। इसके अलावा गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। तो जो गिद्ध होता है ना, इसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट का सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि जो मरे हुए जानवर होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनको खा करके इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, साफ करता है। ठीक है, तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि इन्वायरमेंट का सफाई करता किसे कहते हैं, तो गिद्ध को कहते हैं, है ना। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले भी तोड़ देते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना। जो कौवे होते हैं, जो गिलहरी होते हैं, जो बिल्ली होते हैं, जो चूहे होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, अंडे को चुराते हैं, है ना, और घोंसले भी इसके लिए तोड़ देते हैं। बाकी नर वीवर पक्षी के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाख्ता, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि कटीली झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। तो कौन सा पक्षी होता है, फाख्ता पक्षी, है ना। फाख्ता जो होता है वो कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है ना, रोटेट करता है उल्लू अपनी गर्दन को। बट जो मैना होता है वो क्या करता है, अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को रोटेट कर पाता है, पीछे तक घुमा पाता है, बट जो मैना होते हैं वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने कल चिड़ी के बारे में आप लोगों को बता ही रखा है, ठीक है। कौवा, ठीक है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। तो कई बार पूछ लेता है कि लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ कौन से पक्षी के घोंसले में पाए जाते हैं, तो कौवे के घोंसले में पाए जाते हैं, ठीक है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कौवा होता है वो कौन सी डाल पर घोंसला बनाता है, पेड़ की ऊंची डाल पर, ठीक है। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोयल होती है ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के बनाए हुए घोंसले में अंडे देती है। क्योंकि जो कोयल होती है बहुत ही चालाक पक्षी है ना, इसके जो अंडे होते हैं ये कौवे के अंडे की तरह ही दिखते हैं, है ना। तो जो कौवा होता है वो क्या करता है, कोयल के अंडे को भी अपना अंडा समझकर ही पालता है, फिर सेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोयल होती है वो क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये कौवे के घोंसले में अंडा देती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सा पक्षी है, गौरैया, ठीक है। पुराने मकान या खंडहर में घोंसला कौन बनाता है, कबूतर। ये बहुत ही, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अगर गौरैया के बारे में पूछे तो गौरैया अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। अगर कबूतर के बारे में पूछे तो जो पुराने खंडहर मकान होते हैं उसमें अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पक्षियों की चोंच से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बाज, चील और गिद्ध, इनकी चोंच कैसी होती है, जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह होती है ना, यानी कि मुड़ी हुई होती है। जैसे जो बाज होते हैं, वो चील और गिद्ध होते हैं, वो क्या करते हैं, मांस को फाड़ करके खाते हैं। तो उनकी जो चोंच होती है वो क्या होती है, हुक की तरह होती है, मतलब मुड़ी हुई हल्का सा होती है, ताकि मांस को फाड़ने में उन्हें हेल्प मिले, है ना। तोते की जो चोंच होती है वो कैसे होती है, घुमावदार चोंच होती है ना, जो फल को कुतरने में मदद करती है। इसके अलावा जो कबूतर, गौरैया होते हैं आदि में छोटी चोंच चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। आपने देखा होगा जो गौरैया होती है वो अनाज के दानों को तोड़ करके खाती है, कबूतर क्या करते हैं, अनाज के दानों को तोड़ करके खाते हैं। तो इनकी चोंच कैसी होती है, छोटी होती है और चौड़ी और मजबूत होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और पकड़ने होती है। जैसे कि आपका सारस हो गया, है ना, मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे कि सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्यंदन प्रणाली होती है, यानी कि छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण है हैंस, फ्लेमिंग, बत्तख। ये लोग क्या करते हैं, जो पानी होता है ना उसको क्या कर लेते हैं, छान पाते हैं, है ना। निस्पंदन प्रणाली इनके अंतर्गत पाई जाती है। कौन कौन से पक्षी होते हैं, हंस, फ्लेमिंग और बत्तख आदि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपने भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थों जैसे कि कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि कौन से पक्षी में निस्पंदन प्रणाली पाई जाती है, हैंस में, फ्लेमिंग में और बत्तख में, ठीक है। इसके अलावा पक्षियों के पंजे से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं, है ना, क्योंकि जो झिल्ली लगी होती है वो क्या करती है, उनको तैरने में हेल्प करती है। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कि बत्तख हो गया आपके और राजहंस हो गया। अगर हम बात करें गौरैया की, तो इसमें क्या होता है, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है। जैसे कि आपने देखा होगा गौरैया को, तो गौरैया के 3 क्या होते हैं, 3 आगे की तरफ फैले हुए होते हैं उंगलियां, है ना, और 1 पीछे की तरफ होती है। इससे क्या करते हैं, वो किसी भी पेड़ की टहनी पर बैठ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखने की, ऐसे पंजे किसके होते हैं, गौरैया के, ठीक है। इसके अलावा आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे कि ह्यूरोन का, ठीक है। तो ह्यूरोन से रिलेटेड आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, बट जो ऑनलाइन वाला एग्जाम होता है वहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था, तो इसको भी देख लीजिएगा। जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती है वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल लेते हैं। तो जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां क्या होती है, लंबी होती है। जैसे कि आपका जो है
सारस हो गया, बगुला हो गया, है ना, और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे कि क्रेन, सारस, बगुला आदि। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन्होंने सीडीपी के नोट्स ले रखे हैं उनके साथ में मैंने ये वाले नोट्स उनको फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। ऐसे मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखून वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं, जैसे कि चील हो गया, गिद्ध हो गया, है ना। उल्लू के आपके पैर होते हैं जो कि क्या करते हैं, शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। कैसे पैर होते हैं, मजबूत होता है और थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है ना, और नाखूनों वाला होता है, तभी तो अपने शिकार को पकड़ पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने। जो बर्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आगे देखते हैं आप। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। देखिए जब भी डॉक्टर किसी व्यक्ति को या फिर किसी बच्चे को हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने की सलाह दे तो वे व्यक्ति किससे पीड़ित होगा, एनीमिया से। क्योंकि जो एनीमिया होता है इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो आरबीसी होता है, इनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, ठीक है। ऐसे में जो डॉक्टर होता है वो उस व्यक्ति को आयरन वाली चीज़ें खाने की सलाह देता है, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि इसमें आयरन आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। आंवला हो गया, आपका गुड़ हो गया। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो किससे पीड़ित है, एनीमिया से। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्र धातु जिसका प्रमुख संगठक है। देखिए जो ब्रॉन्ज यानी कि जो कांसा होता है ये किसका प्रमुख संगठक होता है, आपका कॉपर और टिन का, जिसमें कि जो 88% तक होता है आपका कॉपर होता है और जो टिन होता है ये लगभग 12% तक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ब्रॉन्ज और जो कांसा होता है आपका वो किसका प्रमुख संगठक होता है, कॉपर और टिन का, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, क्योंकि जो पश्मीना साल होती है इसको बकरियों के बालों से तैयार किया जाता है ना। और जो बकरियों के बाल होते हैं बहुत ही महीन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, है ना, जिसकी वजह से इनको मशीनों से नहीं बुना जा सकता। इसलिए एक पश्मीना साल को बुनने में लगभग 250 घंटे लगते हैं, है ना। और ये जो पश्मीना साल होती है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है ना। ये बात भी यहाँ पर सही है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इनको क्यों लेकर जाकर के रखा जाता है, क्योंकि ये जितनी ही ऊंचाई पर रहती है ना। अब क्या होता है, सर्दियों से बचने के लिए जो बकरियां होती हैं उनकी बॉडी पर बाल उग जाते हैं, है ना। अब जो बाल उगते हैं, जितनी ज़्यादा ये ऊंचाई पर रहती हैं उतने ही जो इनके बाल होते हैं वो नरम यानी कि सॉफ्ट कोमल उगते हैं, है ना। इसलिए जो लोग इनको पालते हैं वो क्या करते हैं, बकरियों को 5000 मीटर ऊंचाई पर ले जा करके पालते हैं, है ना, ताकि जो इनके बाल वो बहुत ही सॉफ्ट आए, बहुत ही कोमल आए। तो ये बात भी आपके यहाँ पर सही है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। यही मैंने आप लोगों के साथ में भी डिस्कस किया। तो ए बी सी तीनों ही बातें आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है ना। अब देखिए जो पश्मीना साल होती है ना, इसको मशीनों के द्वारा नहीं बुनाया जाता। मैंने अभी आप लोगों के साथ में ये चीज़ डिस्कस किया कि जो बकरियां होती हैं इनके बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं ना, जिसकी वजह से जो मशीन होती है उससे इसकी बुनाई नहीं की जा सकती। एक पश्मीना साल को बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं, क्योंकि इनकी बुनाई हाथों से की जाती है ना। तो यहाँ पर दे रखा है मशीनों से बुनाई की जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि डी तो हमारा नहीं हो सकता। तो यानी ए बी सी जो कि हमारा सही था, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? देखिए जो भुज है आपका वो गुजरात में स्थित है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और आपके एग्जाम में घुमा करके पूछा गया, ठीक है। वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। किस वर्ष भुज यानी कि गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो किस वर्ष में आया था? 26 जनवरी 2001 को। तो यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया है। तो ये आप जो है यहाँ से ध्यान रखिएगा कि गुजरात के भुज में भूकंप के झटके लगे थे, इसमें कि हजारों लोगों की जान गई थी, और ये कब आया था? 26 जनवरी 2001 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांशतः घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से
3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। तो मैंने बताया था कि कहाँ के घर जो है थोड़े से ऊंचाई पर, यानी कि कितनी ऊंचाई पर, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने जाते हैं। और कैसे बने होते हैं घर? बांस के बने होते हैं। तो कहाँ के घरों की बात हो रही है? असम की घरों की बात हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि इन घरों की जो छतें होती है वो कैसे होती है? ढालू होती है ना, ताकि जो पानी आए बारिश का वो सरक करके नीचे चला जाए। ठीक है, फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बिहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है ना। पर क्वेश्चन क्या है? पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पीतल की बात हुई, तो पीतल आपका किसका मिश्रण होता है? कापर और जस्ते का मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कापर और टिन का मिश्रण तो आपका कांस्य होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज होता है आपका। तो यहाँ पर कापर और टिन पूछे तो वो आपका हो जाएगा कांस्य, और अगर आपका पीतल पूछे तो वो किसका मिश्रण हो जाएगा? कापर और जस्ते का। ये पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रखा था। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? आपका केरल। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं ये बड़े त्रिकोण आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिज़ाइन है ना। देखिए जो चांगपा आदिवासी के लोग हैं, जो कि आपकी लद्दाख की एक जनजाति है, बहुत ऊंचे पर्वतों पर जाकर के रहते हैं, तो वहाँ पर उनको ठंड भी लगती है ना। तो ये लोग क्या करते हैं? त्रिकोण आकृति का आपका एक टेंट बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्काउट गाइड वगैरह किया होगा तो उसमें टेंट बनाए होंगे, है ना। तो ये लोग जो टेंट बनाते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन जाता है, तो उसको रेबो के नाम से जानते हैं। और इनके जो टेंट का डिज़ाइन होता है वो कितने साल पुराना होता है, यही आपसे पूछ रखा है। तो वो लगभग 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन 1000 वर्ष से भी पुराना। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्या है? चिराओ कहाँ का लोक नृत्य? तो ये आपका जो है मिज़ोरम का लोक नृत्य होता है चिराओ। जब भी आपसे चिराओ के बारे में पूछे तो ये आपका मिज़ोरम का लोक नृत्य होता है। इसमें जो है डंडियों पर, जो बांस की डंडियाँ होती है उस पर जो है डांस किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा या फिर गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं चीज़। ठीक है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। देखिए कोल्ड डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? लद्दाख को, लेह लद्दाख को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी बर्फ़ की एक चादर बिछड़ी हुई होती है ना। सूखा, ऊंचा, सपाट, समतल क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ़ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान होते हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? तो ये आपका लेह लद्दाख की बात हो रही है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसको कि कोल्ड डिजर्ट यानी कि ठंडे रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। अब देखिए कुछ जीव जंतु होते हैं जिनका कि शिकार कर लिया जाता है। वो क्यों किया जाता है? जैसे कि जो मगरमच्छ होता है इसका शिकार क्यों किया जाता है? तो इसकी त्वचा के लिए, क्योंकि इसकी त्वचा क्या होती है? बहुत ही हार्ड होती है ना। जैसे कि जैकेट, बैग्स, पर्स वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। ये आपका गैर कानूनी भी है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बट इनके जो खाल होती हैं, है ना, उससे जो है ये चीज़ें जो बनाई जाती है बहुत ही महंगी बिकती है, इसलिए इनका शिकार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं? तो उनकी त्वचा के लिए। ठीक है, सींगों के लिए कौन से जानवर मारे जाते हैं? जो गेंडा होता है ना, तो वो आपका सींगों के लिए उसका शिकार कर लिया जाता है। दांतों के लिए हाथी का शिकार किया जाता है। ठीक है, खुशबू के लिए कौन से जानवर का शिकार किया जाता है? तो हिरण का किया जाता है। ठीक है, उसकी जो नाभि होती है उसमें जो कस्तूरी होती है उसके लिए जो है हिरण को मार दिया जाता है। बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे दे रखा है बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? असम में। ठीक है, असम में आपका बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। उसी में जो है आपका ये बोरे, जो कि चिपचिपे चावल की एक किस्म होती है, उसको गुड़ और दही के साथ में खाया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। आपने देखा होगा जो आपकी एनसीईआरटी 3rd to 5th की है उसमें दो दादी नानी के नुस्खे दे रखे हैं, है ना। तो आपने ये चीज़ें अक्सर करके अपने घरों में भी देखी होगी। जो दादी होती है, जो नानी लोग होती है, वो क्या करती है? एक घोल बनाती है। किसका बनाती है? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का। ठीक है, जिससे कि जो त्वचा होती है वो फटती नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो त्वचा होती है उसको रूखेपन से बचाया जाता है, त्वचा फटती नहीं है ना। तो जो दादी नानी होती है वो किसका घोल बनाती थी? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए
एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी। इसके अलावा एनिमल्स यानी कि जानवर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जानवरों के शरीर पर जो पैटर्न पाए जाते हैं, जो डिज़ाइन पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो गाय होती है उनके शरीर पर अलग अलग पैटर्न पाए जाते हैं, जो शेर होते हैं उनके शरीर पर अलग अलग पैटर्न पाए जाते हैं, है ना, बिल्ली के शरीर पर पैटर्न पाए जाते हैं, कुत्ते के शरीर पर पैटर्न पाए जाते हैं। तो क्यों पाए जाते हैं? जो उनके शरीर पर बाल होते हैं उनके कारण से पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। जैसे कि रात में कौन सा पक्षी जागता है? आपका उल्लू। तो उसको जो है हर चीज कैसे दिखाई देती है? काली और सफेद यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कि अभी सर्दियां आ रही हैं, है ना, तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो छिपकलियां होती है वो अचानक से आपके घरों से गायब हो जाती है। वो क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि वो लंबी शीत निद्रा में चली जाती है ना, एक लंबे समय के लिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपकी हो गई छिपकली, ठीक है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा जो जानवर होंगे, है ना, कभी रोना शुरू कर देते हैं तो कभी कुछ अजीब तरीके की हरकतें करते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ होती है वो भी सुनाई देती है, यानी कि जो इंफ्रासोनिक साउंड होती है ना, जिसकी वजह से अगर कोई घटना घटने वाली है तो वो जानवरों को पहले ही पता चल जाती है ना। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी की पूरी लैंग्वेज होती है, पूरी की पूरी भाषा होती है ना। इसके अलावा ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। जैसे कि जो कुत्ते होते हैं ना, उनके जो शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। इसके अलावा जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं? बाहर की तरफ होते हैं। बिल्ली को भी ऐसे ही देख लीजिए आप, है ना। इसके अलावा जो आपकी गाय होती है, भैंस होती है, तो उनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। इसके साथ साथ बाहर की तरफ कान होते हैं, है ना। तो जिन भी जानवरों के शरीर पर बाल हो, इसके साथ साथ बाहर की तरफ कान हो, क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। बट जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। जैसे कि आपकी छिपकली हो गई, है ना, इसके शरीर पर बाल नहीं होते और इसके बाहर की तरफ कान भी नहीं होते, तो ये क्या करती है? अंडे देती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्तनधारियों की विशेषता में इनके शरीर पर पाया जाता है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, है ना। तो इससे स्तनधारियों की क्या विशेषता होती है कि इनके शरीर पर बाल पाया जाता है और जो कान होते हैं इनमें जो है 3 अस्थियां पाई जाती हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आखिर जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है। तो जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है? अलग अलग जानवरों का। हाथी का जो शिकार किया जाता है उसके दांतों के लिए किया जाता है। गेंडे का जो शिकार किया जाता है उसके सींग के लिए। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। और जो कस्तूरी हिरन होती है उसको जो है थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं, हंटर कहते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्लॉथ से, है ना। अब देखिए ये देखने में आपको भालू की तरह लग रहा होगा, बट ये भालू है नहीं, है ना। तो यहाँ पर लिखा भी है स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं, ठीक है, यानी कि भालू नहीं होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोता है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो दिन में करीब 17 घंटे तक पेड़ों से उल्टे लटक करके सोता रहता है। तो कौन सा जानवर होता है? स्लॉथ होता है, ठीक है। इसके आगे दे रखा है 40 वर्ष के अपने जीवन में यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि जो स्लॉथ होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 40 वर्ष तक का होता है, ठीक है। और ये अपने जीवन काल में सिर्फ 8 ही पेड़ों पर घूम पाते हैं, है ना। यानी कि एक पेड़ पर कितने साल तक रहता है? ये 5, ठीक है। तो 5 का अगर हम 8 से गुणा करें तो इनका जो जीवन काल होता है आपका 40 साल तक का होता है, ठीक है। तो यानी एक पेड़ पर ये 5 साल तक रहते हैं, तो अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ये घूम पाते हैं, ठीक है। और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खा करके अपना पेट भी भरते हैं। और दिन में सिर्फ ये केवल एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं पेड़ से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है स्लॉथ से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखते हैं बाघ के बारे में, ठीक है। तो जो बाघ होता है ये क्या करता है? अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर चीज़ों को देख सकता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बाघ की जो मूछें होती हैं ना, हवा में हुए कंपन को भाप लेती है जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बाघ होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होता है, जो इसकी मूछें होती है ना, अब जो पत्ते हिले हैं वो हवा की वजह से हिले हैं या फिर कोई जानवर वहाँ से गया है ना, ये इस चीज़ को भाप लेता है ना, जो बाघ होता है आपका, इसलिए अपना शिकार जो ये आसानी से कर पाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। बाघ
अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। जैसे कि देखिए जो बाघ होता है वो क्या करता है, अपने यूरिन के थ्रू अपनी पूरी की पूरी एरिया को मार्क करके रखता है ना। अब दूसरा बाघ जैसे ही इसके इलाके में आएगा, उसकी यूरिन की गंध से ये जान जाएगा ये वाला बाघ कि हाँ मेरे एरिया में कोई दूसरा बाघ आ गया। जैसे कि आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, जैसे ही उनके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आता है उनको पता चल जाता है। वो क्यों पता चलता है, क्योंकि वो पूरे अपने यूरिन के थ्रू, अपने मूत्र के थ्रू पूरे एरिया को मार्क करके रखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। ठीक है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाघ की जो गरजराहट होती है, ठीक है, जो गुराना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि बाघ की जो गर्जना होती है उसकी वो कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है, तो 3 किलोमीटर तक। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। जैसे कि आपने देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इमेज में जो उसके कान होते हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हैं ताकि बाहर की आवाज़ों को इकट्ठा कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर कर पाते हैं, क्योंकि जो इसकी मूंछें होती है बहुत सेंसिटिव होती है ना, तो ये अपने शिकार को आसानी से इसलिए पकड़ पाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाथी की, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। अभी जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ 7 जुलाई का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक, का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। इसे देखिए जो हाथी होता है इसकी स्किन कैसी होती है, थोड़ी सी ब्लैक टाइप की होती है ना, और ब्लैक कलर क्या करता है, ऊष्मा को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ना, तो इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए क्या करते हैं अपने आप को ठंडक देने के लिए मड कीचड़ में खेलते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा लेते हैं, है ना। आप देखते होंगे हाथी को, जो हाथी होता है अपने कानों को हिलाता रहता है। वो क्यों हिलाता रहता है, ताकि उनको थोड़ा सा हवा मिल सके। ठीक है, 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 3 महीने का हाथी होता है उसका वजन कितना होता है, तो 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एक वयस्क हाथी, एक बड़ा हाथी कितने किलोग्राम पत्तों को खा सकता है, तो 100 kg। ठीक है, 100 किलोग्राम, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है बट ये आराम बहुत कम करता है, लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, है ना, आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, इस झुंड में 10 से 12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, जो हाथियों का झुंड होता है क्या उसमें हाथी होते हैं, नहीं, उसमें हाथी नहीं होते, उसमें हथनी होती है। ठीक है, बाकी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। और हाथी के झुंड में कितने हाथी होते हैं, 10 से 12 ही हाथी होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसलिए इसको जो है हाईलाइट भी कर रखा है। इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाथी के झुंड की मुखिया कौन होती है, नेता कौन होती है, तो सबसे बुजुर्ग हाथी होती है ना। जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है वो क्या होती है, हाथी के ग्रुप जो होता है उसका, उसकी मुखिया होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। तो जो हाथी होता है वो अपने जो ग्रुप होता है उसका वो कितने साल तक रहता है, तो 14 से 15 साल तक ही रहता है। ठीक है, क्योंकि हाथियों का जो ग्रुप होता है उसमें सिर्फ हाथिनियाँ ही रहती हैं, है ना। हाथी जो होते हैं वो 14 से 15 साल तक के जैसे ही होते हैं, जो बच्चे होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, वो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर लंगूर की बात करें तो जंगल के ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। ठीक है, और उन्हें चौकन्ना करता है। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो लंगूर होता है वो क्या करता है, जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा रहता है। इसके अलावा जैसे ही मुसीबत कोई आती है तो ये अपने साथियों को चौकन्ना करता है आवाज़ें निकाल कर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। इसके अलावा अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कोई कुत्ता आया है। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की ही थी। इसके अलावा अगर हम मगरमच्छ की बात करें, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। आप लोगों ने मगरमच्छ को देखा ही होगा, उसके बहुत छोटे छोटे से कान होते हैं, है ना, आपको जल्दी दिखाई नहीं देंगे, है ना। इसके अलावा अगर आप छिपकली की बात करें तो छिपकली के भी क्या होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा
क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बने हैं, तो प्लीज़ अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। मैं ये नोट्स जो है आप लोगों को शेयर कर दूँगी, एक बार अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सुन लीजिए, उसके बाद में खुद से रिवीजन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने वही मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, है ना। इसके अलावा जो डॉल्फिन होते हैं ये भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं और एक दूसरे से बात भी करती हैं, ठीक है। गिलहरी क्या करती है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। देखिए जो गिलहरी होता है, जो चूहा होता है, इसमें अंतर होता है ना। जो गिलहरी के दांत होते हैं वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं, है ना, इसलिए जो गिलहरी होती है वो चीज़ों को कुतरती रहती है। बट जो चूहा होता है वो चीज़ों को कुतरता है ताकि उसका गला बंद ना हो, है ना। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। जो गिलहरी होती है उसके दांत बढ़ते रहते हैं इसलिए वो चीज़ों को कुतरती है, बट जो चूहा होता है ना, उसका गला बंद ना हो इसलिए वो चीज़ों को कुतरता रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये पॉइंट। अगर हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं क्योंकि ये मांस वगैरह को फाड़ करके खाती है ना। गाय की बात करें तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए चपटे होते हैं और बड़े होते हैं, है ना, जो कि घास को चबाने के लिए होते हैं, है ना। तो ये हो गई आपकी। इसके अलावा हम स्नेक की बात करें, सांप की बात करें तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका होता है किंग कोबरा, ठीक है, होता है आपका कॉमन कैट यानी कि मड़ियार, और एक होता है रशल वाइपर, है ना, और एक होता है आपका स्केल वाइपर। तो यही 4 होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जहरीले सांप होते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर देख रखा है कि हमारे देश में केवल 4 तरीके के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, नाग, करेर, डुबैया तथा अफई, ठीक है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, तो 4 तरीके के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो अनेक प्रकार है, बट जो जहरीले होते हैं वो केवल 4 ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जो उसके 2 खोखले दांत होते हैं वही क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की, ठीक है, दवाई दी जाती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सांप के जहर से बचने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो सीरम नाम की दवा, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन यह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा का पूरा निगल जाता है। आपने देखा होगा जो मेढक वगैरह होते हैं उनको सांप पूरे के पूरे निगल जाते हैं ना, चबाते नहीं हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के कान नहीं होते, वो क्या करता है, वाइब्रेशन के थ्रू, है ना, जो कंपन होता है ना, उसके थ्रू सिर्फ महसूस करता है। जैसे ही आप उसके सामने आएंगे वो तुरंत भागना स्टार्ट करता है। वो क्यों करता है ऐसा, क्योंकि आपके आने से जो वाइब्रेशन हुआ, जो कंपन हुआ, उसको सांप महसूस किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि जो कालबेलिया नाच होता है ना, इसमें कैसी मुद्राएं होती है, तो सांप जैसी मुद्राएं होती है। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है, ठीक है। फिर ध्यान रखेंगे कि जो फसलें होती हैं उसको चूहे नष्ट कर देते हैं और जो सांप होता है वो क्या करता है, चूहा वगैरह को खा जाता है, ठीक है। सांप सुन नहीं पाते, केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। क्योंकि जो सांप होता है उसके कान होते ही नहीं है ना, तो वो चीज़ों को सुन नहीं पाता, बट जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसके कंपन को महसूस जरूर कर लेता है, ठीक है। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति के बहुत मशहूर थे। अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कालबेलिया जाति के कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने जाति में खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ने के लिए फेमस थे, तो वो थे रोशन नाथ जी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम केंचुओं की बात करें तो केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, केंचुए ज़मीन में छेद बना करके मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है ना, क्योंकि मिट्टी में छेद बना करके रहते हैं, तो इससे जो ज़मीन होती है वो क्या होती है, पोली हो जाती है हल्का सा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ज़मीन को हवा और पानी मिल जाता है ना। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ बनती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। डायरेक्ट यही वाली लाइन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और केंचुओं को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं वर्मी कंपोस्ट, है ना, वर्गी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। जितने भी पॉइंट है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं तो उसे क्या कहता है, केंचुआ पालन, ठीक है। तो ध्यान से इन सभी पॉइंटों को देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चींटियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। सिपाही चींटी
बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है चींटियों में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, है ना। जो चींटियाँ होती हैं क्या करती हैं, कुछ गंध छोड़ती हैं, आप सभी को पता ही होगा, जिसकी वजह से जो चींटियाँ होती हैं आपने देखा होगा एक लाइन बना करके चलती हैं, है ना। वही यहाँ पर दे रखा है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं एनिमल से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो मलयालम है वो कहाँ पर बोली जाती है, केरल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि मलयालम किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, तो केरल में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कोंकणी की तो ये आपकी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। वैसे तो केरल में आपकी मलयालम बोली जाती है, बट केरल के कुछ हिस्सों में कोंकणी भी आपकी बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मराठी की तो महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली में बोली जाती है। ठीक है, गुजराती आपकी गुजरात में बोली जाएगी, आप सभी को पता ही है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कन्नड़ की तो ये आपकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, है ना, महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो ये सारी जो लैंग्वेज थी जिस राज्य में बोली जाने वाली थी, मैंने सब कुछ यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया। आगे देखते हैं। इसके अलावा केरल में एक और क्वेश्चन बच जाता है कि फेरी नाव जो है कहाँ पर उपयोग की जाती है, तो केरल में उपयोग की जाती है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें। देखिए, जो आपकी 3rd to 5th की एनसीईआरटी है, इसमें कर्डम मलेश्वरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कर्डम मलेश्वरी क्या है, एक वेट लिफ्टर है, एक भार उत्तोलक है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कर्डम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली है, तो आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इनके पापा पुलिस में हवलदार है। जब वे 12 साल तक की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ठीक है, अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्डम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करते हैं। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि फूलों की घाटी यानी कि फ्लावर वैली किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड को कहते हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑनलाइन वाले एग्जाम में पूछा गया था कि फूलों की घाटी के नाम से किसे जानते हैं, तो उत्तराखंड की पहाड़ियों को। ठीक है, आपने देखा ही होगा अगर आप उत्तराखंड गए होंगे या फिर आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गेंदा, जिनिनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना है कि जो गेंदा और जिनिनिया है ना, ऐसे कौन से फूल है जिनको कि कपड़ों को रंगने में इस्तेमाल किया जाता है, तो गेंदा और जिनिनिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है ना। तो पूछ लेता है क्या क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो कन्नौज जिला। ठीक है, इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग से रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है, मधुबनी में जो चित्र होते हैं, है ना, जो डिज़ाइन बने होते हैं उसी को क्या कहते हैं, मधुबनी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान, जानवर, मछलियाँ, पक्षियों, है ना, तरह तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। ठीक है, इसके साथ साथ बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो कि चावल के पाउडर से बनाई जाती है ना, उसके पेस्ट से बनाई जाती है, तो आपकी मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है ना, जिसमें रंग मिलाया जाता है। अब देखिए, जो इसमें रंग मिलाया जाता है कोई भी कृत्रिम रंग नहीं मिलाया जाता। ठीक है, इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका नील हो गया, ठीक है, हल्दी हो गया, फूलों और पेड़ों के जो रंग होते हैं ना, आदि का उपयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी कृत्रिम रंग का यूज नहीं किया जाता है ना। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चित्र में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मधुबनी पेंटिंग देखने को मिल जाएगी, है ना, या फिर आप लोगों ने पहले भी देख रखी होगी। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे से पॉइंट है जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जो बेलवनिका गांव है वो कहाँ पर है, क्वेश्चन बनता है, तो वो आपका कर्नाटक में है। ठीक है,
इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि गिजू भाई बदेगा कहाँ के रहने वाले थे। तो गिजू भाई जो बदेगा है वो आपके गुजरात में रहते थे और उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं ना, वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको जरूर देख के जाइएगा पूरा कंप्लीट। इसके अलावा जो नलमंदा है वो आपका आंध्र प्रदेश में है ना। इसके अलावा जो हिलगुड़ी आपका वो कर्नाटक में है। जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन बने वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हिलगुड़ी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बना है कि जो हिलगुड़ी में बच्चों की पंचायत होती थी, या फिर यही क्वेश्चन दे देगा कि जो बच्चों की पंचायत होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भीम संघ के नाम से जाना जाता था, है ना। ये कहाँ पर होती थी आपकी हिलगुड़ी में, ठीक है। और हिलगुड़ी आपका है कहाँ पर, कर्नाटक में, ठीक है। कि आपने देखा होगा जो बरगद का आपका पेड़ होता है उसमें आपको शाखाओं की तरह लटकी हुई चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जो क्या होती है, रूट होती है ना। शाखाएं नहीं होती, जो जड़ें होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही दे रखा है यहाँ पर बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। डेजर्ट ओक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। रेगिस्तानी ओक से एक पेड़ जो ऑस्ट्रेलिया में आपका पाया जाता है, ठीक है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डेजर्ट ओक होता है ना, इसकी जो जड़ें होती हैं गहराई तक जाती है, क्योंकि ये पौधा आपका रेगिस्तान में पाया जाता है ना। तो रेगिस्तान में आपका पानी तो होता नहीं, इसलिए पानी के लिए इसकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई में जाती है और इसके तने में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें असम की, तो असम में आपका बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहू उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। माघ बिहू 14 से 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर में 10वें महीने और पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पोचमपल्ली जिले की, तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है ना। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी कराया। तो मुक्तारपुर गांव, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा आपका यहाँ पर, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में। ये आप ध्यान में रखेंगे, पहले आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, है ना, खिलौने बनाना, इत्र उत्पादन आदि। जैसे कि मैंने बताया था कि जो पोचमपल्ली यहाँ पर इसकी जो साड़ियाँ होती है बहुत फेमस है ना। अब देखिए ये जो चीज़ें जहाँ पर बनाई गई वहीं के नाम से क्या हो गई, फेमस हो गई। जैसे कि कुल्लू मनाली आप गए होंगे तो वहाँ पर जो शॉल होती है वो बहुत फेमस है ना। इसी तरह आपकी पश्मीना शॉल है, इसी तरह आपकी जो है पोचमपल्ली साड़ियाँ होती हैं, मधुबनी पेंटिंग होती है ना। तो ये जहाँ पर बनाई गई उसी के नाम से क्या हो गई, फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें। इसके अलावा आबू धामी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो आबू धामी आपका कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरत में है, ठीक है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है, दिरहम चलती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि आबू धाबी में कौन सी मुद्रा चलती है, दिरहम चलती है, ठीक है। इसके अलावा जो चितप्पन है ये आपका मलयालम में पिता का छोटा भाई, जैसे कि हमारे यहाँ पिता के जो छोटा भाई होते हैं उनको हम चाचा बोलते हैं ना, बट मलयालम में जो पिता के छोटा भाई होते हैं उनको चितप्पन बोलते हैं, ठीक है। मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी जो हमारी चाची होती है उनको क्या बोलते हैं, कुजुम्मा बोलते हैं। ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ये कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर कि पिता के छोटे भाई को चितप्पन बोलते हैं, तो मलयालम में बोलते हैं। कुजुम्मा आपका चाची जो हमारे यहाँ होती है उनको क्या बोलते हैं, मलयालम में कुजुम्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे कि नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि, बट जो नारियल होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ किसका होता है, खजूर का। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मसालों की बात करें, है ना, तो केरल में आपके कौन कौन से मसाले होते हैं, तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि केरल से कौन से मसाले आए हैं। तो कौन से मसाले आए हैं, तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। ये भी क्वेश्चन बनाएंगे जो गरम मसाला होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था अभी कर्णम मलेश्वरी के बारे में, ठीक है। बट एक जगह से आपके एग्जाम में और क्वेश्चन बनता है वहीदा प्रिज्म से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना की एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि लेफ्टिनेंट वहीदा परेड, ठीक है, पहली महिला कौन थी, तो वो थी आपकी वहीदा प्रिज्म, ठीक है। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थरडड़ी से हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो वहीदा प्रिज्म है ये कहाँ की रहने वाली है। परेड में कुल आदेशों की संख्या जो है आपकी 36 होती है।
इसके अलावा लद्दाख से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तिब्बती, जिसे भोती भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी भोती। ठीक है, भोती भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है और जो भोती भाषा में जो पिता होते हैं उनको आबाले कहा जाता है। तो ये जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा रेशम के कीड़े से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो रेशम का कीड़ा होता है क्या करता है? अपनी मादा को, ठीक है, उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है कि कौन सा ऐसा कीड़ा होता है जो कि अपने मादा को, जो कि अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान जाता है, तो वो होता है आपका रेशम का कीड़ा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मच्छरों की, तो मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर अगर आप खड़े हो जाते हैं कुछ देर तक, तो वहाँ पर अचानक से मच्छर आते हैं, तो आप सोचते हैं कहाँ से मच्छर आ गए, है ना, अभी तो नहीं थे। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि जो हमारे पैरों की जो तलवों की जो गर्मी थी, उससे जो मच्छर होते हैं वो हमें क्या करते हैं? ढूंढ लेते हैं, है ना। इसके अलावा ऑनलाइन वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था कि आमतौर पर जो हमारे पेट का तापमान होता है वो कितना होता है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, HCl आपके जो है पेट में पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि पाचक रस की तरह होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। इसके अलावा जो काला हाड़ी है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में डायरेक्ट कि जो काला हाड़ी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पैदा किया जाता है? तो चावल सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। ठीक है, फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। ठीक है, अत्रेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बना हुआ है कि जो अत्रेपुरम गांव है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लेता है कि जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की, उनको हम कैसे सेफ रख सकते हैं। जैसे कि जो दूध होता है ना, तो इसको हम क्या करते हैं? उबाल देते हैं, है ना। इसके अलावा जो पके हुए चावल रहते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं ताकि हमारा चावल जो है ख़राब ना हो, है ना। इसके अलावा जो हरा धनिया होता है, तो आपने देखा होगा इसको क्या करते हैं? गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि जो हरा धनिया वो ख़राब ना हो, है ना। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर ताकि जो प्याज लहसुन है ये ख़राब ना हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं भोजन को रखने का जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अचार होता है ना, अचार रखने के लिए क्या किया जाता है? जो शीशियाँ होती है, आपने देखा होगा जो कांच वगैरह की शीशियाँ होती है, तो जो मम्मी लोग अगर अचार वगैरह बनाती हैं तो क्या करते हैं? पहले उसको धूप अच्छी तरीके से दिखाती हैं, है ना, ताकि जो शीशे के अंदर की नमी है वो खत्म हो जाए और जो हमारा अचार है वो ख़राब ना हो। तो यही यहाँ पर दे रखा है, अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक है, इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है नेपेंथनीज यानी कि घटपरड़ी से। ठीक है, हिंदी में आपको घटपरड़ी देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश में नेपेंथनीज। ये क्या होता है? जैसे देखिए कुछ पौधे होते हैं जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भी शिकार करते हैं। जैसे कि जो नेपेंथनीज पौधा होता है, जैसे कि वो किसका शिकार करता है? चूहों का शिकार कर लेता है, मेढकों का, कीड़े मकोड़े, ठीक है, आदि जो छोटे जीव होते हैं उनका शिकार करता है। ठीक है, नेपेंथनीज सबसे ज़्यादा मशहूर है शिकार करने में। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो नेपेंथनीज है कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और हमारे भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका आकार जो होता है ये लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर जो है पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है नेपेंथनीज का पौधा होता है और ये जो है इसका आकार घड़े के जैसा होता है और इस पर क्या होता है? ये पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, अब क्या करता है पौधा? घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से जो कीड़े होते हैं वो खींचे इसकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो क्या कहता है कि जो खड़ा होता है इनका उससे आवाज़ें निकलती, तो आवाज़ें नहीं निकलती है, खुशबू निकलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहीं पर जो स्टूडेंट होते हैं वो गलतियाँ करते हैं। उनको लगता है कि जो नेपेंथनीज पौधा है वो आवाज़ें निकालता है, नहीं, आवाज़ें नहीं निकालता है, विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और जैसे इसकी पत्ती पर बैठते हैं ये क्या करता है? अपनी पत्ती जो ढक्कन लगा होता है को बंद कर लेता है और कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं और इसको फिर खा जाता है वो। ठीक है, तो पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने ले रखा है, पिचर प्लांट के नाम से भी इसे जानते हैं या फिर घटपरड़ी के नाम से। ठीक है, भारत में नहीं पाया था, भारत में पाया जाता है कहाँ पर? मेघालय में। तो ये तो गलत हो गया। मेढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता और खाता, ये बात आपकी यहाँ पर सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
क्या दे रखा है, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाज़ें निकालता है। आवाज़ें नहीं निकालता है, क्या निकालता है, खुशबू, ठीक है, महक फैलाता है। तो ये गलत दे रखा है। मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है, कांटों से नहीं ढका होता है, पत्ती से ढका होता है, ठीक है, और इसकी घड़ी जैसी संरचना होती है। तो ये बात गलत दे रखी है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए बीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बीज होता है ना, वो अलग अलग जगहों पे कैसे पहुंचता है। कुछ बीज हवा से उड़कर बहुत दूर दूर पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे जो बीज होते हैं जो हल्के होते हैं वो क्या करते हैं, हवा की वजह से दूर दूर तक फैल जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, ठीक है। कुछ बीज हवा में तो नहीं उड़ पाते, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक करके एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो पौधे होते हैं वो स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे कि सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और चिटक कर बिखरने लगती हैं। जैसे कि कुछ पौधे होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो बीज होते हैं उनको बिखेर देते हैं, है ना। तो पौधों स्वयं भी अपने बीज को बिखरते हैं। इसके अलावा जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं उन पर भी जो पौधों के बीज होते हैं वो चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं, है ना। इसके अलावा छोटे छोटे कीट होते हैं, जैसे जो तितलियाँ होती हैं, है ना, ये लोग भी क्या करती हैं, इनके जो पैर होते हैं, जैसे कि वो किसी पौधे पर बैठी तो उनके जो पैर होते हैं उनमें क्या होते हैं, बीज के कुछ कण चिपक जाते हैं, तो वहाँ से भी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो जो बीज होते हैं उनके अलग अलग जगहों पर जाने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा वेलक्रो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो स्टोरी एज इट इज़ मैंने यहाँ पर ले रखी है। उसको जरा हम लोग देखते हैं। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल, ठीक है, अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया वेलक्रो का, ठीक है। तो वेलक्रो का निर्माण किसने किया था, जॉर्ज मेस्टल ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। वेलक्रो में क्या होता है, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाते हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, ठीक है। वेलक्रो होता है, इसको आप सभी ने देखा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो जूते होते थे हमारे, उसमें क्या होता था, चिपकने वाली चीज़ें लगी होती थी, उसमें चरचर की आवाज़ आती थी, बैग में लगा होता था ये, है ना। तो इसका खोज किसने किया था और किस तरीके से किया था, ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में बुक में दे रखी है। किसने कर रखा था, जो है जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी सब्जियाँ किस देश से आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो मिर्ची है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से नहीं लाए थे। यहाँ पर जो एग्जाम में ऑप्शन देता है आपको, वो अफ्रीका भी देता है और अमेरिका भी देता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अफ्रीका वाले ऑप्शन पर हमारा फिलअप करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अमेरिका से लाई गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। जहाँ पर आपसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करती चल रही हूँ, ठीक है। अभी हमारे भारत में भी उगाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें भिंडी की, तो ये आपकी अफ्रीका से आई है, ठीक है। गोभी मटर की बात करें तो ये आपका यूरोप से आया है। चाय की बात करें तो ये आपकी असम से आई है, ठीक है। सोयाबीन आपकी कहाँ से आई है, चीन से। बीन आपकी कहाँ से आई है, अमेरिका से। इसके अलावा बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिड्डा, मेथी, ये सब हमारे जो है भारत में उगाई जाती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सर यानी तालाब, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, तो क्वेश्चन पूछ लेता है। ध्यान में रखना है कि जो जैसलमेर के राजा थे उन्होंने एक तालाब बनाया होता है जिसका नाम दिया था सर, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, आपका तालाब ही होता है, ठीक है। इसके घाट पर बनाए गए स्कूलों के आसपास बच्चे जो है पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे, ठीक है। तो ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी के बुक में एज इट इज़ दे रखा है। अगर आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिएगा एक बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर पिक्चर ऐड नहीं कर पाई हूँ। इसके अलावा अल्ब्रूनी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो अल्ब्रूनी थे, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान में यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा जहाँ पर भी आप नोट डाउन कर रहे हो। उज्बेकिस्तान से आए थे भारत और इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ की चीज़ें, है ना। अल्ब्रूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। जैसे कि कौन सी जगहों के बारे में इन्होंने लिखा, तालाब, बावड़ी, ठीक है, नौला, धारा, यानी कि जो पानी के स्रोत थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछता है कि कुएं सूखने के रीज़न क्या है, कुएं सूखने की वजह क्या है। तो पहला रीज़न क्या है आपका, कई जगह पर मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तो पहला रीज़न तो आपका ये हो गया, ठीक है।
दूसरा रीज़न क्या है, जो पहले तालाब होते थे, है ना, अब तालाब देखने को मिलते ही नहीं है। तो तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब वे नहीं रहे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पेड़ है ना, जो पार्क वगैरह होते हैं उसमें जो पेड़ लगे होते हैं उसको सीमेंट से क्या कर दिया जाता है, पक्का कर दिया जाता है। तो ये 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो कुएँ होते हैं वो सूखते चले गए। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दड़की माई से। ठीक है, दड़की माई क्या है, दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गाँव में रहती हैं, है ना। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई को तालाब बनाने में मदद की है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है। इसके अलावा जो मृत सागर होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ये आपके ऑनलाइन वाले एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, मृत सागर क्या होता है, बहुत ही नमकीन होता है और इसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है ना। इस दांडी यात्रा से रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ना। क्या क्वेश्चन पूछता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी और ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1930 से। और उस जगह का नाम क्या था जहाँ से ये शुरू हुई थी। ठीक हो, तो ये कहाँ से शुरू हुई थी, आपके गुजरात के अहमदाबाद से। ठीक है, बाकी ये स्टोरी जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं मलेरिया। ठीक है, अब देखिए मलेरिया, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि जो मलेरिया होता है वो कैसे होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि जो मलेरिया की दवाई है वो कैसे बनाई जाती है। तो जो मलेरिया की दवाई है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है इस छाल की दवाई बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मलेरिया की दवाई कैसे बनाई जाती है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा जो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां होती है इसमें क्या होता है, आयरन होता है, यानी कि लौह तत्व पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि वह वैज्ञानिक जिन्होंने कि मच्छर के पेट में झांक करके देखा था, तो वो कौन थे, रोनाल्ड रॉस थे। ठीक है, जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि ये खराब हवा की बीमारी है। ठीक है, बट इन्होंने बताया कि जो मलेरिया है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, इसके अलावा पर्वतारोहण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो पर्वतारोहण होते हैं उसके जो ग्रुप लीडर होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करते हैं। इसके अलावा पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही वो आगे बढ़ते हैं, नहीं, पूरा जब ग्रुप आगे बढ़ जाता है तभी वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो पर्वतारोहण जो लोग पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं उनमें जो ग्रुप लीडर होते हैं उनका काम होता है। ठीक है, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। ठीक है, रुकने के लिए जगह ढूंढना, ये ग्रुप लीडर का काम होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। ठीक है, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। तो ये ग्रुप लीडर का काम होता है जो लोग पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो पर्वतारोहण होते हैं वो क्या क्या चीज़ें लेकर के जाते हैं अपने साथ में। ठीक है, तो वो स्लिंग लेकर के जाते हैं, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, यानी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। ठीक है, साबुन, विंड चीटर, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बछेंद्री पाल से। ठीक है, बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है, आपका नेपाल पर है, कदम रखा था। तो ये टाइम भी आपसे पूछ लिया जाता है ना, ये डेट तो पूछता है ये, है ना। जो बछेंद्री पाल थी उन्होंने कब, तो 23 मई 1984 को कितने बजे, 1:07 पर। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है, तो ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है 8,900 मीटर। ठीक है, तो यही ऑथेंटिक है, अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, बट आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसका और क्या नाम है, तो इसे और किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं, जो कि आपका नेपाल में है। ठीक है, साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा सुनीता विलियम्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसिस में गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें, तो ये सारी आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि टूटता तारा यानी कि उल्का पिंड क्या होता है, तो वो होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल पे आने पर ही क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा
1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो ये आप सभी को पता होगा, बट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स थी, ठीक है। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही दिखती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मुंबई है भारत का क्या है? सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम एक व्यक्ति है जो कि मुंबई से दिल्ली जा रहा है, ठीक है, तो उसको पहुंचने में कौन कौन से राज्यों को पार करना पड़ेगा? तो कौन कौन से राज्यों को? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की जो सड़कें होती है वो क्या होती है? बहुत ही कठिन होती हैं, है ना। मनाली पूछ लेता है कि मनाली कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है ना। लेह लद्दाख, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में वो क्या बनता है? लेह लद्दाख तक पहुँचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहाड़ी इलाके में लोग नायलॉन के टेंट इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे, ठीक है। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा पूछता है कि लद्दाख में घर कैसे देखने को मिलते हैं? तो लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल या फिर ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। लद्दाख में वर्षा जो है बहुत कम होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन, सूखेपन की कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा ठंडा एरिया होता है ना, बर्फ़ गिरती रहती है, तो इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा देखने को नहीं मिलता है। लद्दाख में झूले झूले का क्या अर्थ होता है? स्वागत, स्वागत है, स्वागत है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जो लद्दाख में घर बने होते हैं उनकी खासियत क्या होती है? ये 2 मंजिले होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लद्दाख में किस तरीके के घर बने होते हैं? तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये 2 मंजिल वाली इमारतें होती हैं। इसके साथ साथ जो घर होते हैं वो पत्थरों के ऊपर एक पत्थर रख करके बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके जो है घर बनाए जाते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। घर अंदर से सेट की तरह लग रहा था, जिसमें बहुत सारी घास जमा थी, ठीक है। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी के बुक्स की लाइन है, ठीक है। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के लिए भंडारण के लिए होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो लद्दाख के घर होते हैं उसमें जो भूतल होता है ना, जो नीचे वाला घर होता है उसमें क्या ये लोग रखते हैं? तो ये लोग उसमें जानवरों को रखते हैं और जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसको रखते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि जो लद्दाख के घर होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 मंजिले होते हैं, है ना। ऊपर वाले मंजिल में तो ये लोग खुद रहते हैं, नीचे वाले मंजिल में लोग जो है अपने जानवरों को रखते हैं और जो खाने पीने जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको रखते हैं, है ना। बट जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये लोग क्या करते हैं? नीचे वाले मंजिल में ही आकर के रहने लगते हैं जानवरों के साथ में, है ना। क्योंकि जो नीचे वाला मंजिल होता है इसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है ना, तो यहाँ पर इसलिए जो ठंड होती है वो थोड़ी सी कम लगती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लद्दाख में लाल मिर्ची, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। जो सुनहरी पीली मक्का, ठीक है, या फिर जो नारंगी कद्दू होते हैं, इन्हीं को क्या करते हैं? ये लोग सुखा लेते हैं गर्मियों के दिनों में। और जब सब्जियां वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि ठंडी के दिनों में सारी चीज़ें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, बहुत बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? सर्दियों में इन्हीं का यूज करते हैं, जो कि इन्होंने पहले से स्टोर करके रखा था, ठीक है। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लद्दाख में सकरी, पथरीली पहाड़ें, सड़कें, कई जगहों पर सड़कें ही नहीं होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि लद्दाख से रिलेटेड थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछ रखे थे। बाकी चंगपा जनजाति, जो कि आपके लद्दाख की ही एक जनजाति है, ये लोग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, है ना। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों को। इसके अलावा अगर हम श्रीनगर के घरों की बात करें तो श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम में कि कौन से घर ऐसे होते हैं जहाँ के घरों पर सुंदर डिज़ाइन, नक्काशी बनी होती है? तो श्रीनगर के घरों पर बनी होती है। इसके अलावा हाउस बोट, यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है, 8 से 9 फीट तक चौड़ी, ठीक है, जो कि आपके श्रीनगर में ही पाई जाती है। डोंगा, ये नाव झेलम नदी के डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि जो डोंगा नाव है कहाँ पर मिलती है? तो झेलम नदी, है ना। और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है।
इन पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। जो इसके छत पर डिज़ाइन होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है ये खत्म बंद किसे कहते हैं? तो जो डोंगा नाव होती है जो कि झेलम नदी के डल झील में मिलती है, उस पर जो डिज़ाइन बना होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती है। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैब कहा जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन की डैब किसे कहते हैं, है ना। इनमें सुंदर डिज़ाइन बना होता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा शिकारा नाव जो है पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती है ना। ये शिकारा नाव पर्यटकों के लिए बनी होती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, गोवा में नारियल के तेल में। तो अगर कश्मीर में पूछे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मछली को सरसों के तेल में पका के खाते हैं, तो कश्मीर में। और नारियल में कहाँ पर पका के खाते हैं? गोवा में। ठीक है। कहवा कश्मीर की एक खास प्रकार की, एक खास किस्म की क्या होती है? चाय होती है। ठीक है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि कोई व्यक्ति अगर एक ही फसल को, ठीक है, बार बार उगा रहा है या फिर एक ही जमीन पर बार बार फसल बो रहा है, तो वहाँ की जमीन कैसी हो जाएगी? तो अनुपजाऊ हो जाएगी। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर किसी जगह की मिट्टी सूख गई है तो वहाँ पर कॉटन के पौधे क्या करते हैं? संकेत देते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है ये भी। ठीक है। कॉटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो कॉटन की पत्तियां जो होती है वो झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कुड़ुक भाषा होती है ना, ये कहाँ पर बोली जाती है? झारखंड में आदिवासी लोगों की एक समुदाय है ना। कुड़ुक जो है आपकी आदिवासी एक समुदाय और वहाँ पर कुड़ुक भाषा भी बोली जाती है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो कुड़ुक भाषा में जो तोरंग होता है उसका अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। और वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि जिस भूमि पर हम एक टीन बीज बोते हैं या फिर बीज उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक टीन भूमि कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक टीन भूमि किसे कहते हैं? तो जिस भूमि पर हम एक टीन बीज उगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा सूर्यमणि से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है चमकता सितारा। ठीक है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार, चमकते सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि गर्ल स्टार के नाम से किसे जानते हैं? तो सूर्यमणि को। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जंगल का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2007 में आया था। यह कानून आदिवासी को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के लोगों और वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। ठीक है। तो ये आपका जंगल का अधिकार अधिनियम 2007 कहता है। ठीक है। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है झूम की खेती से। ठीक है। झूम खेती क्या होती है? एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? ऑप्शन दे देगा आपको A, B, C, D। ठीक है। पूछ लेगा इसमें से कौन कौन सा सही है। तो ये वाला तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। जो झूम खेती है उसमें जो फसल उगाई जाती है उसके बाद में जो ज़मीन होती है उसको कुछ वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं उगाया जाता। ठीक है। उस भूमि पर उगने वाले बाँस या खरपतवार को निकाला नहीं जाता है, इन्हें काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। ठीक है। अब देखिए जो खरपतवार होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है? काट कर जला दिया जाता है। ठीक है। उखाड़ा नहीं जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। क्या उनको उखाड़ दिया जाता है? नहीं, उखाड़ा नहीं जाता, उनको काट कर वहीं पर जला दिया जाता है। और जो इनकी राख होती है वो क्या करती है? ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। ठीक है। के बाद में जो ज़मीन होती है ना उसको जोता नहीं जाता है, उसको क्या किया जाता है? हल्का हल्का ऐसे कुदाल से क्या करते हैं गांव के लोग? खोदते हैं हल्का हल्का। ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। यह मिजोरम में किया जाता है। ठीक है। तो झूम खेती कहाँ पर की जाती है? मिजोरम में। ठीक है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया था, चावल है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि जो पोलियो है ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ग्रेगोर मेंडल से, है ना। ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगोर मेंडल यानी कि मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने कि 28,000 पौधों पर प्रयोग किए थे? तो वो थे ग्रेगोर मेंडल। ठीक है। मटर के पौधों के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ों में आते हैं, जैसे कि बीज या तो
कुदेरते या चिकने होते हैं, है ना। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। इसके अलावा जो गन्ने की खेती होती है इसमें क्या होती है, आपकी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पूरन पोली गुड़ और चने की मीठी रोटियां होती है, इसे मसालेदार कढ़ी डिश के साथ खाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पूरन पोली क्या होती है, तो ये आपकी गुड़ और चने की मीठी रोटियां होती हैं, ठीक है। और करवा क्या होता है, एक बस या गाड़ी होती है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ में लोग रहते हैं। इसके अलावा जो चूहा होता है इसकी दृष्टि तो कमजोर होती है, बट सूंघने और स्पर्श और स्वाद करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं, तो क्वेश्चन पूछता है कहाँ के लोग दाल में चीनी मिला करके खाते हैं, तो नागपुर के लोग, ठीक है। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरों का उपयोग किया जाता है, इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि नृत्य में जो हाथों और चेहरे के उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मुद्रा और भाव कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ब्रेल लिपि से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। अब देखिए जो ब्रेल होती है क्या होती है, इसमें कि आपके 6 डॉट होते हैं। क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि कितने डॉट होते हैं ब्रेल में, तो आपके 6 डॉट होते हैं ना, जिसकी खोज किसने की थी, आपके लुइस ब्रेल ने की थी, जो कि आपके फ्रांस के रहने वाले थे। और ये दृष्टि बाधित छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि उसमें उभरे हुए 6 डॉट होते हैं, है ना। तो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, जो दृष्टि बाधित छात्र होते हैं, उनके लिए जो ब्रेल लिपि होती है बहुत ही हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर दे भी रखा है कि यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रेल लिपि होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर, ठीक है। इसके अलावा आपसे ईवीएस में क्वेश्चन पूछता है ईवीएस के थीम से, ठीक है। एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है कि जो ईवीएस है उसकी 6 मुख्य थीम है। ये 6 थीम आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। पहली थीम क्या है, परिवार और दोस्त, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरी थीम क्या है, फूड, ठीक है। तीसरी क्या है, वाटर। उसके बाद में आशय और यात्रा करना, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको ये 6 थीम अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। पहली थीम परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय और यात्रा करना। उसके बाद में चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। तो ये 6 आपकी थीम होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ के लोग बांस और रस्सी का यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए, तो वो असम के बच्चे करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है ना, तो यहाँ पर जो है बांस और रस्सी के पुल का यूज करते हैं बच्चे, ठीक है। सीमेंट के पुल का कहाँ पर यूज करते हैं, जो सामान्य क्षेत्र जैसे कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, है ना। मुझे आपका नहीं पता, बट जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर जो है प्लेन एरिया ही है ना, तो वहाँ पर जो है सीमेंट के पुल का यूज किया जाता है, आप देखे ही होंगे, है ना। वल्लम जो है, जो कि लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है, जो कि आपका केरला में यूज की जाती है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ये क्या है, आपकी वल्लम है, जो कि केरल में यूज की जाती है, ठीक है। ऊँट गाड़ी आपके राजस्थान में यूज की जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राजस्थान के बच्चे होते हैं वो ऊँट गाड़ी का यूज करके स्कूल जाते हैं, है ना। ट्रॉली आपकी लद्दाख में यूज की जाती है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रॉली होती है, क्योंकि ये जो लद्दाख होता है ये पूरा का पूरा कोल्ड डिजर्ट होता है, आपका ठंडा रेगिस्तान होता है, बर्फ़ की चादर बिछी होती है, तो ऐसे में जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो ट्रॉली का यूज करते हैं। इसके अलावा जो आपकी बैलगाड़ी होती है, जो कि मैदानी इलाकों में, गाँव में, ठीक है, यूज की जाती है। और इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ के रास्ते पथरीले और असमान होते हैं, तो पहाड़ में, ठीक है। जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, जो कि आपका उत्तराखंड में, वहाँ के जो रास्ते होते हैं वो पथरीले और असमान होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन ये आपका बना हुआ है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराऊ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, तो आप सभी यहाँ पर इजीली बता पाएंगे कहाँ के द्वारा किया जाता है, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किग्रा तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की थी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते, ठीक है। ये डायरेक्ट ये सेम एज इट इज लाइन आपको मैंने बताई थी, तो उनका नाम क्या है, कर्डम मल्लेश्वरी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मशालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया था, तो कौन सा आपका, तेजपत्ता और काली मिर्च, ठीक है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया था कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, तो वलियम्मा कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश को प्रदर्शित करती है, तो किसको प्रदर्शित करती है, भावनाओं को, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन पाए थे, वो किस कारण से होते हैं, उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा घटपड़ी नेपेंथनीज का
मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, नहीं कांटों से तो नहीं ढका होता है, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये भारत में नहीं पाया जाता, नहीं ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये गलत है। मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को किसमें समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, आंवला, पालक और गुड़ में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन दे रखा था, कीड़े मकोड़ों और आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, ध्वनियाँ नहीं खुशबू निकालता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, ये हमारे देश में कहाँ से लाई गई है, ठीक है, कहाँ के जो है व्यवसायी लाए थे, तो ये दक्षिण अमेरिका के व्यवसायी लाए थे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस, ठीक है, पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, तो मैंने बताया था कौन सा पक्षी जो है पौधों कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, फाख्ता, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैंने बर्ड से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब कुछ आपको बता रखा है। भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से जो है वस्तुओं को देख सकते हैं, तो कौन होते, चील, गरुड़ और गीते। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, जब कोई सपेरा अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर को इधर उधर घुमाते हैं, आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करे, क्योंकि सांप के कान नहीं होते, ठीक है, सिर्फ वो वाइब्रेशन को फील करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, जितने मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए वहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें जो नमी वो पूर्णतः हट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये डायरेक्ट चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा रखी हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं, है ना। तो पहला कारण क्या बताया था, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की जो मिट्टी उसको सीमेंट से ढक दिया गया, बिल्कुल सही बात है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, ये भी सही बात है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, नहीं जो तालाब है ना, अब वो देखने को नहीं मिलते, इसलिए जो कुएं के पानी है वो सूखते चले गए। तो पहला और सेकंड वाला आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है, ठीक है। आगे देखते, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बगुला भैंस पर बैठता है, क्योंकि जो बगुला होता है ना, वो भैंस पर क्यों बैठता है, क्योंकि बगुला और भैंस में कैसा संबंध होता है, सहजीवी का संबंध होता है। सहजीवी संबंध कैसे होता है, इसमें कि दोनों को फायदा हो, है ना। अब जो भैंस पे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बगुला खा जाता है, तो बगुले का पेट भी बढ़ जाता है और भैंस को भी अच्छा मतलब आराम मिलता है, क्योंकि उसके जो कीड़े मकोड़े थे उसको बगुला खा गया, ठीक है। तो इसमें कैसा संबंध होता है, सहजीवी का संबंध होता है, जिसमें कि दोनों को लाभ मिलता है, ठीक है। तो बगुला तथा भैंस में किसका संबंध होता है, कैसे संबंध होता है, सहजीवी का संबंध होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कि आज ये क्वेश्चन था, ठीक है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, तो वो किस रंग में देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। कि ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भार उत्तोलक वेट लिफ्टर थी, बिल्कुल सही बात है। वह कर्नाटक की थी, ये बात गलत है, रखिए, वो कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। उसने अपने नाम से बहुत रिकॉर्ड बनाया, वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती थी, बिल्कुल सही बात है, मैंने डायरेक्ट चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। जब वह 12 वर्ष तक की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सही दे रखा है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें आपको ईवीएस में एक काम और करना है, क्योंकि देखिए ईवीएस में अभी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपका आता है मानचित्र से और एक क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व करने वाला, है ना, जिसमें कि आपको टाइम वगैरह दे रखा होता है। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, एक क्लास मैंने करा रखी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी 21 जनवरी के लिए, है ना। वो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही, इसमें तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर दोनों थे। अगर मैं यहाँ पर कराती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। लगभग 1 घंटे की वो क्लास है, वो क्लास अगर आप देख लेते हैं साथ ही साथ जो अभी मैंने ये क्लास कराई, ठीक है, तो इसके बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वो क्लास जरूर देखिएगा, उसमें सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये क्लास देख रखी है तो ये जो वो वाली क्लास जो कि आपकी 21 जनवरी के लिए मैंने कराई थी, जिसमें कि आपके जो है एग्जाम में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ उसी क्लास से आए हुए थे, ठीक है। तो वो क्लास कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं, ठीक है।
तो वो क्लास देख लीजिएगा, और जो ये वाली आज की मैंने क्लास करा रखी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मैथ पेडागोजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसके अलावा आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है, सीडीपी भी मैंने कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। बहुत जल्दी आपको साइंस पेडागोजी और साइंस कंटेंट और इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जो कि कंप्लीट आपकी मैराथन क्लास रहेंगी, ठीक है। तो ये सारी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ रखा है तो आपका एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इन सभी को 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखिए। एक तो आप अभी देख लीजिए, और अपने एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो सके। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने पहले से चीज़ें पढ़ के तो उनका तो यहीं पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो एक बार जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस नहीं, लगभग 1 से 1.5 घंटे की आपकी सारी क्लासेस है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अभी इन क्लास को देख लीजिए, इसके बाद में लास्ट टाइम में रिवीजन के तौर पर आप स्पीड बढ़ा करके इन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।